जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करते हुए आप सभी लोग स्वस्थ बेहतर ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रोज़ाना सुबह 10 बजे हमारी भाई रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाती है भाई। तो आप सभी लोग 10 बजे भाई रीजनिंग की क्लास में भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश किया करें भाई। और आज दोस्तों हमारे रीजनिंग का पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है 9वें लेसन का, जिसका नाम है घड़ी और कैलेंडर। तो भाई आप सभी को पता है कि जो हमारी पिछली क्लास हुई थी जिसमें हमने घड़ी और कैलेंडर के लगभग 23 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो जो हमारी कल की क्लास हुई थी दोस्तों, उनमें से हमने केवल और केवल आपसे कैलेंडर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और कहा था कि जो हमारी इसकी पार्ट 2 वाली क्लास आएगी उसमें कैलेंडर के जो शेष क्वेश्चन है उसके साथ साथ घड़ी वाले टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो भाई आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है भाई। तो आज ये चैप्टर हम पूरी तरीके से भाई कंप्लीट करने वाले हैं। आज कैलेंडर भी कंप्लीट होगा और घड़ी भी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि दोस्तों इस बुक में जो घड़ी वाला चैप्टर है इससे क्वेश्चंस कम दिए गए हैं। यदि काश अंकित भाटी सर इसमें थोड़े से घड़ी वाले चैप्टर के थोड़े से क्वेश्चंस और बढ़ा के दे देते तो और ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि इसमें घड़ी के बहुत ही कम क्वेश्चंस दिए हैं घड़ी चैप्टर से। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितने क्वेश्चन दिए उतने समझेंगे और जब हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे तो बाकी के जो शेष जो भी टाइप्स बचेंगे उनको हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे भाई। तो चलिएगा भाई, तो हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 से अपनी श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पार्ट 1 से 23 तक के क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे भाई। तो कैलेंडर की भाई आप सभी को बेसिक जानकारी सभी को पता होगी, क्योंकि भाई आप सभी को मैंने कल बेसिक जानकारी आपको बता दी थी कैलेंडर से संबंधित। उम्मीद है कि वो पार्ट 1 आप लोगों ने जरूर देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो भाई पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है भाई। और जब तक पार्ट 1 नहीं देखोगे तब तक पार्ट 2 इसका समझ में नहीं आएगा। चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है भाई। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है साथियों, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और आप लोगों को आंसर बताना है। तो भाई सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, सभी साथी बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी है। यानी कि भाई किसी वर्ष में 25 अगस्त, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है भाई अगस्त महीने की, कि 25 अगस्त को कौन सा दिन है दोस्तों, तो 25 अगस्त को गुरुवार है। तो बताइएगा कि उसी महीने में कितने सोमवार होंगे। यानी हमसे पूछिए भाई सोमवार की संख्या, कि उस महीने में कितने सोमवार पड़ते हैं। भाई देखिएगा 25 अगस्त को क्या है भाई, आप कहोगे सर 25 जो अगस्त है इसको पड़ रहा है गुरुवार, ये तो हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है। जब 25 अगस्त को गुरुवार है तो 26 को क्या होगा, तो आप कहोगे सर 26 को हो जाएगा शुक्र, 27 को शनिचर और 28 को क्या हो जाएगा संडे, और 29 को आएगा सोमवार। तो पूछ रहा है कि किसी वर्ष में 25 अगस्त को यदि गुरुवार है तो उसी महीने में, तो भाई जब 25 अगस्त को गुरुवार है तो पहले ये देखो कि 25 अगस्त के बाद कितने सोमवार हैं। तो भाई आप सभी जानते हो कि अगस्त में या तो 30 से महीने में 30 से 31 दिन होते हैं भाई, 30 से 31 दिन होते हैं। तो अब आप सबसे पहले ये देखोगे कि 25 अगस्त के बाद आपके कितने दिन शेष बचे हैं जिसमें आपका सोमवार आता है। सबसे पहले भाई आपको ये पता करना है। और अगस्त में दिन कितने होते हैं भाई, आप सभी को जानते हैं कि अगस्त में टोटल जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 30 दिन। कितनी दिन होती है, 30 दिन। जब 25 अगस्त को क्या है भाई बृहस्पति है तो 26 को शुक्रवार हो जाएगा, 27 को शनिवार, 28 को रविवार और 29 तारीख को क्या पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 29 तारीख को आ रहा है सोमवार। यानी कि एक सोमवार तो हमें पड़ मिलेगा 29 अगस्त को। कब मिलेगा भाई, आप कहोगे सर 29 अगस्त को हमें मिल जाएगा सोमवार। बात समझ में आ गई। ये कब का है भाई, 29 अगस्त को एक मिल गया हमें सोमवार। अब यहाँ से हमें पूरे अगस्त में बताने कि पूरे अगस्त में कितने सोमवार पड़ेंगे, क्योंकि 30 को आ जाएगा मंगलवार तो 30 को काउंट नहीं करना है। अब 29 अगस्त से पीछे की ओर आएंगे 1 अगस्त तक। अब 29 अगस्त से देखो कि 1 अगस्त तक कितने सोमवार आपको पड़ रही है। आप सभी जानते हो कि यदि मैं इसमें 29 में से माइनस का 7 कर दूंगा तो वो वही तारीख आ जाएगी जो दोस्तों सोमवार जिस तारीख को होगा। तो 9 में से 7 जाएगा 2, तो यानी कि एक सोमवार आपको पड़ा होगा 22 अगस्त को। 22 तारीख को एक सोमवार पड़ा होगा ना, क्योंकि भाई सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7। जब एक सोमवार 22 तारीख को, फिर इसी में 22 में फिर माइनस का 7 कर देंगे तो इसका मतलब है कि अगला सोमवार भाई 15 तारीख को पड़ा होगा, यानी कि 15 अगस्त को सोमवार पड़ा होगा कि नहीं, तो आप कहोगे जी बिल्कुल। फिर से 7 माइनस कर देंगे तो फिर से हमें सोमवार पे आ जाएंगे।
तो 15 में से 7 कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 8। यानी कि एक सोमवार पड़ा होगा भाई 8 अगस्त को। एक सोमवार कब आया होगा, तो आप कहोगे सर एक सोमवार आएगा 8 अगस्त को। फिर से 7 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1, यानी एक पड़ा होगा 1 अगस्त को आएगा सोमवार। एक सोमवार कब पड़ा भाई, एक सोमवार पड़ेगा 1 अगस्त को। यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि बताना है कि अगस्त महीने में टोटल कितने सोमवार हैं। तो भाई हमने निकाला कि 29 अगस्त को एक सोमवार पड़ा, माइनस का 7 किया तो भाई एक सोमवार आ गया 22 अगस्त को, एक आया 15 अगस्त को, एक आया 8 अगस्त को और एक आया 1 अगस्त को। यानी कि 1 अगस्त से लेकर आपके 30 अगस्त तक आपके टोटल कितने सोमवार है, तो काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5। टोटल दोस्तों 5 सोमवार पड़े। यानी कि अगस्त महीने में टोटल सोमवारों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसमें टोटल 5 सोमवार होंगे। बात समझ में आई हो तो थम्स अप कर दो सभी साथी एक बार, सभी साथी भाई एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग। और भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करे भाई, लाइक कर दिया करो वीडियो को भाई, हमें भी तो एक मोटिवेशन मिले भाई आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी 5। जो लोग 5 ऑप्शन दे रहे हो भाई बिल्कुल सही है, 5 सोमवार यानी कि अगस्त महीने में पड़ेंगे। बात समझ में आ गई, चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि एक अधिवर्ष, भाई मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अधिवर्ष को हम लीप वर्ष भी कहते हैं, अधिवर्ष को क्या कहते हैं, लीप वर्ष भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 29 का दिन होता है। कह रहा है कि एक का 32वां जन्मदिन 20 फरवरी को आता है, जो कि बुधवार है। यानी कि 20 फरवरी को क्या पड़ता है, भी बुधवार पड़ता है। तो उसका 34वां जन्मदिन कौन से दिन होगा। यानी कि भाई देखिएगा, लीप ईयर आप सभी जानते हो कि 4 वर्ष के बाद आपका लीप ईयर आता है। तो ये 20 फरवरी को क्या कह रहा है कि 20 फरवरी को एक का 32वां जन्मदिन मनाता है, और 32वां जन्मदिन 20 फरवरी को कह रहा है कि बुधवार आता है दिन। यानी कि यहाँ पर हमें दिन कौन सा दिया, भी दिया है बुधवार। कब दिया है, 20 फरवरी को। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चला कि 20 फरवरी का दिन कौन सा भाई, तो आप कहोगे सर 20 फरवरी को पड़ता है बुधवार। तो यहाँ पे भाई हमने लिख लिया 20 फरवरी को क्या पड़ रहा है, अभी 20 फरवरी को आ रहा है बुधवार। अब देखिएगा, अब आगे कह रहा है तो बताइए उसका 34वां जन्मदिन कौन से दिन होगा। मतलब जो 34वां जन्मदिन जब भी वो मनाएगा, तो उसका जो 34वां जन्मदिन होगा वो किस दिन मनाएगा, ये हमसे दोस्तों यहाँ पर पूछा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ पर डेट कितनी है, तो आप कहोगे सर 20 फरवरी है, और 20 फरवरी को कौन सा मना रहा है, 32वां। इसका मतलब ये कौन सा जन्मदिन है, ये 32वां जन्मदिन है। हमसे कौन सा पूछा है, हमसे पूछा 34वां। तो भाई यहाँ पे 29 फरवरी तो है नहीं, जो कि 4 वर्ष के साल बाद आएगी, तो 4 वर्ष से कोई मतलब नहीं है। अब भाई अब देखो 32वां हो गया, अब इसके बाद जब 20 फरवरी आएगी, फिर ये आपको 20 फरवरी को मनाएगा बर्थडे, 20 फरवरी को फिर से मनाएगा बर्थडे, तो ये कौन सा होगा, तो आपको भी सर ये हो जाएगा 33वां बर्थडे। फिर इसका जब 20 फरवरी को आएगा, यानी कि भाई अगली जो 20 फरवरी आएगी, तो ये कब आ रही है, तो आप कहोगे सर ये तो आ रही है 2 साल बाद। कितनी साल बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी। आपने यहाँ पे लिख लिया भाई 20 फरवरी। अब 20 फरवरी को ये कौन सा बनाएगा, तो ये आएगा 34वां दिन। तो हमें यही बताना है भाई, ये वाला दिन हमें भाई कौन सा दिन बताना है, यही वाला दिन बताना है, 20 फरवरी का 34वां दिन वाला। अब भाई आप बताइए, आपका जन्मदिन जैसे मान लो अगस्त में है, आपका जैसे जन्मदिन मान लिया कि इसी तारीख को है, 20 फरवरी को है आपका जन्मदिन, सपोज आप यही बर्थडे मान लो अपना। आप बर्थडे अपना साल में एक ही बार तो मनाओगे कि हर महीने मनाओगे भाई, केवल साल में एक ही बार सबका बर्थडे आता है भाई, आता है ना भाई, कोई ऐसा तो होगा नहीं कि जो हर महीने मनाता है। तो भाई यहाँ पर भाई देखो 32वां तो उसने मना लिया, अब 34वां जन्मदिन कब मनाएगा, तो आप कहोगे सर 34वां जन्मदिन जब भी वो मनाएगा तो वो 2 साल बाद मनाएगा। कब मनाएगा, तो भाई 34वां जन्मदिन जो मनाएगा वो कब मनाएगा, तो आप कहोगे सर 2 साल बाद। कितने साल बाद मनाएगा, तो जो 34वां जन्मदिन है ये भाई आपका 2 साल बाद मनाएगा। इतना बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखो 2 साल बाद, 2 साल बाद का मतलब क्या हो गया, तो इसमें जो 2 साल आया है ये हमारा क्या निकल के आया, यही तो हमारा विषम दिन निकल के आया। तो ये जो 2 साल निकल के आया है कि 2 साल बाद मनाएगा, क्योंकि 33वां और 34वां, तो ये 2 क्या है, ये हमारा विषम दिन आ गया। तो विषम दिन कितनी हो गई भाई, 2। तो विषम दिन एक कोई संख्या यहाँ से हमने कितनी निकाली, तो आप कहोगे सर विषम दिन यहाँ पे निकल के आ गए 2, क्योंकि जो 2 साल बाद मनाएगा इसलिए। और कह रहा है कि लीप वर्ष को आता है इसका जन्मदिन, और लीप वर्ष में क्या होता है भाई, लीप वर्ष में जिस वर्ष इसका जन्मदिन होगा उस दिन क्या, नहीं कि लीप वर्ष यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ से करना है, यहाँ से दोस्तों हमारे विषम दिन कितने निकल के आ गए, 2 दिन। अब इसमें से कह रहा है कि एक अधिवर्ष लीप ईयर, यानी कि जिस दिन इसका बर्थडे होगा उस दिन का एक लीप ईयर,
तो इसमें कितने दिन प्लस हो जाएंगे, तो आपको सर एक दिन और प्लस हो जाएगा। जो ये एक दिन प्लस है ना, ये एक दिन, मैंने इसमें एक दिन क्यों प्लस किया, क्योंकि भाई यहाँ पर भाई लीप ईयर है। क्या है भाई, लीप ईयर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो ये लीप ईयर है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक दिन प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर ये टोटल दिन हो जाएंगे 3। ये जो टोटल 3 दिन आए हैं विषम के, ये दिए गए हम दिन में इसमें जोड़ देंगे। तो दिन कितना दिया है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर हमें दिन दिया गया है बुधवार। कितना दिया भाई, आप कहोगे सर हमें दिन दिया है बुधवार। अब बुधवार में हमें कितना दिन जोड़ना है, तो आप कहोगे सर 3 दिन जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, तो 3 दिन बाद क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार शुक्रवार, यानी कि भाई कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर शनिवार इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना आएगा साथियों, तो आप कहोगे सर शनिवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब भाई अब कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको भाई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बताइएगा किसको समझ में नहीं आया। तो भाई नहीं समझ में आया तो भाई मैं एक बार फिर से समझाऊंगा आपको, ठीक है। कह रहा है कि एक अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर है, तो एक का 32वां जन्मदिन 20 फरवरी को आता है और उस दिन क्या भाई बुधवार है, ठीक है। अब ये बुधवार को 32वां बनाता है, कह रहा है कि 34वां जन्मदिन कब आएगा, तो यानी कि भाई एक साल में 32वां हो गया, दूसरी पहली, फिर इसके बाद अगली साल आएगी 33, फिर उसके बाद अगली साल आएगी 34, यानी कितने साल बाद, तो आप कहोगे सर 2 साल बाद। ये जो 2 साल निकल के आया, ये क्या, ये हमारा विषम दिन निकला। 2 साल जो निकला ये क्या, हमारा विषम दिन निकला। और इसमें कह रहा है कि एक लीप ईयर है, तो भाई एक लीप ईयर, तो भाई प्लस का एक दिन किसका हो जाएगा, लीप ईयर का। जब इसमें प्लस का एक दिन हो जाएगा लीप ईयर का, तो 2 और 1 कितना हो गए भी, 3 हो जाएंगे। तो ये जो 3 हमारे यहाँ से टोटल विषम दिन निकले, जिसको हमें दिए गए दिनों में जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। तो भाई 32 के बाद हमें 34वां यानी कि आगे का बताया, तो हमें इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई भाई सभी को। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, एक राष्ट्रीय नेता का जन्मदिन एक वर्ष विशेष में 29 फरवरी को हुआ था। भाई देखो वही क्वेश्चन आ गया कि जिसका भी जन्मदिन 29 फरवरी को होगा, तो यानी कि भाई 29 फरवरी का मतलब क्या है भाई, लीप वर्ष है। 29 फरवरी का मतलब क्या है भाई, ये आपका लीप वर्ष है, क्योंकि जिस वर्ष में फरवरी 29 की होती है वो वर्ष आपका लीप वर्ष कहा जाता है। तो पूछा कि उसका जन्मदिन कितने वर्षों में एक बार आएगा। तो भाई मैंने आपको बताया कि हमेशा जिसका भी बर्थडे 29 फरवरी को होता है, या जब भी लीप ईयर्स होता है, तो लीप ईयर्स के ठीक 4 वर्ष के अंतराल में, कितने, 4 वर्ष बाद, दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा लीप ईयर के 4 साल बाद आपका फिर से लीप ईयर आएगा। तो कितने सालों के बाद, 4 सालों के बाद। ऑप्शन नंबर बी। इसमें भाई कोई फार्मूला, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि किसी का जन्मदिन यदि 29 फरवरी को है, तो उसका जन्मदिन, अगला जन्मदिन कब आएगा, तो भाई 4 साल बाद आएगा। कब आएगा भाई, 4 साल बाद ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करना है। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 7। अब भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि के सप्ताह के दिनों में कितने दिन होते हैं। भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि के सप्ताह के दिनों में कितने दिन होते हैं। भाई सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, 7 दिनों का क्या होता है, सप्ताह। तो भाई आप बताएंगे एक सप्ताह बराबर कितना होता है, तो आप कहोगे सर एक सप्ताह बराबर होता है 7 दिन। एक सप्ताह बराबर कितना होता है, तो आप कहोगे सर एक सप्ताह बराबर होता है 7 दिन। एक सप्ताह बराबर कितना होता है, आप कहोगे सर 7 दिन होता है, यानी कि 7 डेज। 7 डेज होता है। जब एक सप्ताह बराबर 7 दिन, हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा के सप्ताह का। हमसे किसका पूछा, तो हमसे पूछा भाई के सप्ताह। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई के सप्ताह। तो के सप्ताह बराबर कितना हो जाएगा, जब एक सप्ताह बराबर 7 दिन है, तो के सप्ताह बराबर 7 के हो जाएगा। तो हो जाएगा ना 7 के, तो आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। जब एक सप्ताह बराबर 7 दिन है, तो के सप्ताह बराबर 7 के हो जाएगा। तो हमसे पूछा कि कितने दिन है, कुल कितने दिन हो जाएंगे। तो कुल दिन कैसे निकालेंगे भाई, दिए गए दिनों को जोड़ देंगे, दिए गए दिनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या भाई, आप कहोगे सर यहाँ से दिया गया के सप्ताह, तो यहाँ से हमें क्या निकालना भाई, टोटल दिन। हमें क्या निकालने भाई, टोटल डेज निकालने हैं, टोटल दिन निकालने हैं दोस्तों। यहाँ से हमें तो टोटल दिन निकालेंगे। तो टोटल दिन कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है के सप्ताह। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका के प्लस, और दोस्तों यहाँ पर के का दिन, यानी कि के सप्ताह बराबर क्या है, के का दिन। तो के और प्लस का कितना हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा के दिन, यानी कि एक तो सप्ताह और प्लस का दिन। तो ये कितना हो गया, के। अब यहाँ से देखो, ये चाहो तो ना लिखो, यहाँ से मान हमें ऑलरेडी हमें दिया गया, तो क्यों हम एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे भाई। देखो यहाँ पे कितना निकल के आया, 7 दिन। यहाँ पे कितना निकल के आया, 7 दिन। हमें बताना है के सप्ताह। तो भाई के सप्ताह जो आपका दिया गया, ये आ जाएगा आपका के, और ये कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कितना है 7 के, तो ये कितना हो जाएगा 7 के।
क्लियर। यहाँ से हमें निकालना भाई के का मान, तो के प्लस 7 के बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको सर यह आ जाएगा 8 के, कितना हो जाएगा 8 के। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 8 के डेज, यानी कि 8 के दिन इसका ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक सप्ताह बराबर 7 दिन, जब ये हो जाएगा 7 के और 7 के प्लस के बराबर 8 के, बात खत्म। बात खत्म, बात समझ में आ गई। चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष होते हैं। भाई आप सभी जानते हो कि 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है। भाई सभी को पता है कि सर 100 वर्ष बराबर एक शताब्दी। मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया था, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि 100 वर्ष बराबर कितना होता है, तो 100 वर्ष बराबर होता है एक शताब्दी। 100 वर्ष बराबर कितना होता है, तो आप कहोगे सर 100 वर्ष बराबर होता है एक शताब्दी। और भाई शताब्दी वर्ष हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर पूछा है कि कितने लीप वर्ष होंगे। तो भाई लीप वर्ष निकालने के लिए हमेशा हम 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग देते हैं। तो पूछ रहा है कि पहली शताब्दी, पहली शताब्दी का मतलब है एक शताब्दी, पहली शताब्दी का मतलब है एक शताब्दी, और एक शताब्दी बराबर होता है 100 दिन। तो पूछा है कितने लीप ईयर होंगे, तो भाई 100 में 4 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। 100 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आपको सिर्फ 25 बार। कितनी बार जाएगा, अब 25 बार। तो क्या आप कहेंगे सर 25 आंसर हो जाएगा इसका, आप कहोगे क्या सर इसमें 25 इसका आंसर हो जाएगा। भाई 25 आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 25 तो आ गया कि 25 लीप ईयर होंगे, तो आप 25 कर दोगे, लेकिन ये 25 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा 100वां दिन होगा वो कैसा है, वो एक साधारण वर्ष है। क्योंकि 100वां दिन हमारा शताब्दी वर्ष का एक साधारण वर्ष होता है, तो इसमें एक दिन आपका माइनस हो जाएगा। भाई एक वर्ष आपका इसमें माइनस हो जाएगा। तो जब 25 माइनस का 1 कर देंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये आएगा 24। कितना आएगा भाई 24। तो इसका मतलब है कितने लीप ईयर होंगे, तो आप कहोगे सर इसका आंसर होगा 24 लीप ईयर हो जाएंगे। भाई 25 गलती से भी मत कर देना। अब आप कहोगे सर यहाँ पे -1 क्यों किया, -1 इसलिए किया, यहाँ पे भाई चाहो तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो ब्रैकेट में, क्योंकि भाई यहाँ पे जो 100वां दिन निकलेगा ना, शताब्दी का जो 100वां दिन, ये आपका साधारण वर्ष होगा। कैसा होगा भाई, ये आपका साधारण वर्ष होगा, याद रखिएगा। क्योंकि 100वां शताब्दी वर्ष एक साधारण वर्ष है। भाई कैसा है, साधारण वर्ष। क्योंकि शताब्दी वर्ष में वैसे हम 400 का भाग देते, तो 400 का इसमें तो जाएगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 100वां जो शताब्दी वर्ष होगा ये क्या है, साधारण वर्ष। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 100वां जो शताब्दी वर्ष होगा, जो आपका 100वां शताब्दी वर्ष होगा, 100वां शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष है। इसलिए कैसा भाई, साधारण वर्ष है, इसलिए इसमें -1 हमें करना पड़ेगा। तो ये -1 इसीलिए यहाँ पर मैंने किया है। तो 25 - 1 बराबर 24। अब समझ में आ गया भाई, क्योंकि आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि सर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दिया करो। भाई अच्छे से क्लियर किया भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लीप वर्ष के बीच में अधिकतम कितने वर्ष का अंतर हो सकता है। बहुत बढ़िया भाई, कह रहा है कि 2 लीप वर्ष के अधिकतम अंतर में कितने वर्ष का अंतर हो सकता है। यहाँ पे भाई 2 लीप ईयर की बात कह रही है। भाई बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आएगा। आप ये बताइएगा कि जब एक लीप ईयर आता है तो कितने साल बाद दूसरा लीप ईयर आएगा। तो आप कहोगे सर एक लीप ईयर के बाद, जैसे आज आपका ये मान के चलो, आज आप ये वाला जो वर्ष 2024 मान लिया लीप ईयर है, अब ये अगला लीप ईयर कब आएगा, तो आप कहोगे सर 4 साल बाद। तो भाई एक लीप ईयर बराबर कितना आया, 4 साल बाद। बात समझ में आ गई, एक लीप ईयर बराबर कितना आ गया, 4 साल बाद। अब भाई अब आएगा दूसरा लीप ईयर, और यहाँ पर पूछा है 2 लीप वर्ष के बीच, एक लीप वर्ष तो ही गया है 2024, इसके बाद आएगा दूसरा लीप वर्ष। तो दूसरा लीप वर्ष कब आएगा भाई, वो भी 4 साल बाद आएगा, यानी कि 2028 में हो जाएगा। तो भाई 4 साल बाद फिर आएगा, तो 4 ये 4 ये, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे टोटल 8 वर्ष। टोटल 8 वर्ष का अंतर होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, कितने वर्ष का अंतर होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 लीप वर्ष के बीच के अंतर पूछ रहा है, एक लीप वर्ष के बीच का अंतर नहीं पूछ रहा है, 2। आप यहाँ पर 2 लीप वर्ष मत काउंट कर लेना, नहीं तो आप कहोगे सर 2024 और 2028, तो 2 लीप ईयर के बीच में तो 4 साल का अंतर आया। ये नहीं, एक तो भाई 2024 के बीच में जो आया और 2028 के जो बीच में आएगा, तो 4 वर्ष इसके बीच में आ जाएंगे और 4 वर्ष आ जाएंगे 2028 के बाद वाले। तो भाई 4 और 4 कितने हो जाएंगे, टोटल 8 वर्ष हो जाएंगे भाई। यानी कि 2 लीप वर्ष के बीच में अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है, तो आप कहोगे सर 8 का अंतर होता है। सिंपल सा एक तरीका बता दूं, हमेशा लीप ईयर 4 साल बाद आता है, तो 2 वर्ष के बीच का अंतर पूछ रहा है, तो बस सीधे 2 में 4 की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 2 चौको 8, बात खत्म।
3 का पूछेगा तो भाई 3 में 4 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यदि यहाँ पर 3 लीप ईयर पूछ देता कि 3 लीप वर्ष के बीच में अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होगा, तो आप 12 बता देते, तो 3 चौको 12, क्योंकि 4 साल बाद आपका लीप ईयर होता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, 400 वर्ष में कितनी बार 29 फरवरी आएंगी भाई। कह रहा है कि 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, ये हमसे पूछा है। बताओ जल्दी से। 100 बार, 96 बार, 97 बार, 95 बार। और ये क्वेश्चन एग्जामिनर कभी बना के नहीं पूछता। ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो जैसा ये आप देख पा रहे हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, सेम क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी आएगा यही आएगा, कोई भी बदलाव नहीं करेगा, बस ऐसा ही आएगा कि बताइए 400 वर्ष में कितनी बार 29 फरवरी आएंगी। चाहो तो इसको आप सीख लो निकालना, या तो फिर आंसर रट लो, दो में से एक ही काम कर सकते हैं हम। तो भाई क्या करेंगे भाई, आप कहेंगे सर इसको हम सीखेंगे भाई, सीखेंगे भाई। ठीक है, रटना चाहो तो रट लो और सीखना चाहो तो सीख लो भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा भाई। हमारी बात मानोगे तो कॉन्सेप्ट को सीख लो भाई। ठीक है, तो 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएंगी, ये आपको पता करना है। अभी देखो, अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आपके 100 वर्ष की क्या होती है, एक शताब्दी होती है। यहाँ पर भाई कितने होगी, 400 वर्ष। तो 400 वर्ष का मतलब हो गया 4 शताब्दी। लेकिन यहाँ पे शताब्दी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल बताना है कि यहाँ पर 400 वर्षों में कितनी 29 फरवरी आएंगी। मतलब 29 फरवरी का मतलब होता है कि कितने लीप ईयर्स इसमें आएंगे, ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बेसिक पॉइंट बताता हूं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चाहे वो आपसे 400 वर्ष पूछ ले, चाहे वो आपको 300 वर्ष पूछ ले, या 200 वर्ष पूछ ले, या 100 वर्ष पूछ ले, तो आपको आंसर बताना है। देखो, यदि आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा है कि 400 वर्षों में, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो भाई हमेशा हम किसका भाग देते हैं 100 वर्षों में लीप ईयर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले यदि मैं 100 का लीप ईयर निकाल लूंगा तो भाई हमें 400 क्या, हम 600 का भी बता देंगे, 300 का भी बता देंगे, चाहे जितने का पूछ लो। तो सबसे पहले आप 100 वर्षों का निकाल लो भाई। 100 वर्षों का कैसे निकालते हैं कि भाई लगातार 100 वर्षों में कितनी 29 फरवरी होंगी। तो 100 वर्षों को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई हम निकाल रहे हैं सबसे पहले 100 वर्षों का। ठीक है भाई, कितने वर्षों का, 100 वर्षों का। तो भाई 100 वर्षों में आपके जो लीप ईयर होते हैं वो कितने होते हैं भाई, वो तो होते हैं 24। कितने होते हैं, 24। कैसे होते हैं 24, देखिएगा। अब भाई 100 में आपका ये क्या, ये शताब्दी वर्ष है। 100 क्या होता है, शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में हम किसका भाग देते हैं, तो आप कहोगे सर 400 का देते हैं। किसका देते हैं, 400 का। तो भाई जीरो से तो जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब भाई लगातार 100 वर्षों में जो आने वाले जो लीप वर्ष होती हैं उनकी जो संख्या होती है, तो भाई 100वां दिन कैसा होता है, साधारण वर्ष होता है। जो 100वां दिन है वो आपका साधारण वर्ष होगा। क्यों, क्योंकि 100वां दिन जो होता है ये आपका साधारण वर्ष होगा, क्योंकि ये 400 से नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो भाई इसमें कितने दिन होंगे, तो आप कहोगे सर 99 दिन। तो 99 दिन होंगे। अब भाई 99 में हम किसका भाग देंगे, तो आप कहोगे सर 4 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा भाई 4 चौको 16। कितनी बार गया, 24 बार। हमें शेष फल से कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब है कि 100 वर्ष में तो 29 फरवरी जो है आपकी वो कितनी बार आएगी, तो आप कहोगे सर 24 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 24 बार। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है। 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है, तो आप कहोगे सर 100 वर्ष में 29 फरवरी आएगी कितनी बार, 24 बार। 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 24 बार। 100 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगी 24 बार। हमसे पूछा 400 वर्षों में, जब 100 वर्षों में 24 है तो 400 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 24 की गुणा 4 में कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 24 चौको 96। कितना हो जाएगा, 96। अब यहाँ पे पूछा 400, अब ये 96 आंसर नहीं, तो 96 आप बता दो कि 96 मिल गया। अभी ये 96 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है 400 वर्ष का। तो जो ये 400 वर्ष है ना, ये 400 वर्ष, ये 400 से 400 तो कट जाएगा, तो भाई यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 400 से 400 कट जाएगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो 400वां वर्ष होगा ना, ये कैसा है, ये लीप वर्ष है। ये क्या है भाई, आप कहोगे सर ये जो 400वां है ये हमारा क्या निकल के आएगा, लीप ईयर होगा। तो जब एक लीप ईयर तो हमें ये भी तो मिलेगा जो 400 वाला है। तो कितना हो जाएगा, 96 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 97। कितना आएगा, 97। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो 400 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे। याद रखिएगा भाई 400 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 97
आपके जो 29 फरवरी हैं हो जाएंगे। अब भाई 200 वर्षों में पूछता तो 24 दूनी 48 कर देते, 3 वर्ष में पूछता तो 24 तियाँ 72 कर देते, और 400 वर्ष में पूछा तो आप 24 चौको 96 तो हुआ, लेकिन 400वां भी वर्ष तो लीप ईयर है क्योंकि वो 4 से विभाजित है। तो क्या हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, तो टोटल 97 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 97। तो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से 100 वर्ष में निकाली कि 100 वर्ष में कितनी 29 फरवरी होगी, तो 100 वर्ष में 24 29 फरवरी होगी भाई, कितनी होगी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निरंतर 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितनी बार आएगी। अब भाई यहाँ पे पूछा है कि 300 वर्षों में, यहाँ पे पूछा कि 300 वर्षों में कितनी महीने में 31 तारीख कितनी बार आएंगी। आप सभी को मैंने कल की क्लास में बताया था कि आपके एक साल में 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें से 31 दिन का महीना होता है भाई, 31 दिन के महीने होते हैं। जैसे आपका जनवरी है, मार्च है, ये सभी 31 दिन के होते हैं ना। तो ऐसे हमारे टोटल 7 महीने होते हैं जिनमें 31 दिन का महीना होता है। तो सबसे पहले ये आपसे पूछा कि 300 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। तो सबसे पहले निकालेंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं। तो भाई एक साल में 7 महीने तो ऐसे होते हैं जिनमें 31 तारीख आती है। एक साल में कितने, 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 तारीख आती है। 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 तारीख आती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। जिनमें कितना होती है भाई, 31 तारीखें आती हैं, 31 तारीखें होती हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को। कितनी तारीखें होती है, 31। तो भाई 7 महीने टोटल ऐसे होते हैं हमारे जिनमें तो भाई 31 तारीखें तो होती हैं। अब हमसे पूछा कि 300 वर्षों में, तो भाई यहाँ पर कितने महीने ऐसे हैं, 7। तो 300 वर्षों में पूछा है ना, कितने वर्षों में, 300 वर्षों में। तो हर एक वर्ष में कितना होगा, जब एक वर्ष में 7 है, जब एक वर्ष में 7 है तो उसी प्रकार से 300 वर्षों में कितने हो जाएंगे। तो 300 की गुणा कर दो भी, 7 में आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 तियाँ हो जाएगा 21, और आप जाएगा 00। तो कितने होंगे भाई, आप कहोगे सर 2100 बार। कितनी बार भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई 2100 बार 31 तारीख आएगी, 2100 बार। बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्योंकि एक साल में आपके 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें आपकी 31 तारीख आती है, और आपके 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 तारीख आती है, और एक महीना ऐसा होता है जिसमें आपके 28 से 29 दिन होते हैं। बात समझ में आ गई। 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आपके 31 दिन होते हैं, और 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आपके 30 दिन होते हैं, और एक महीना ऐसा होता है फरवरी जो आपकी 28 से 29 दिन की होती है। यहाँ तक की कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहीं से पूछ लेता कि बताइएगा कि 300 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो 30 तारीख कितनी बार आएगी ये आपसे पूछा है। तो भाई 30 तारीख वाले कितने महीने, तो भाई 30 तारीख तो भाई इसमें भी आएगी क्योंकि 31 के पहले भी 30 आएगा। तो भाई आपके होते तो वो 4 महीने, तो 4 में 7 आपके ये भी जुड़ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे भी, 7 4 11। तो इसमें हम कितने की गुणा करते हैं भाई, तो 11 तियाँ 33। तो ये आ जाता हमारा 3300। तो ये 3300 किसका आएगा, तो ये आएगा 30 तारीख के लिए। ये किसके लिए आएगा 3300, ये होगा भाई 30 तारीख के लिए। बात समझ में आ गई। 3300 किसका होगा, ये वाला आएगा 30 तारीख के लिए, और 31 तारीख के लिए आएगा 2100। क्योंकि 31 तारीख किस में आएगी, केवल 7 महीने में, जबकि 30 तारीख 7 महीने में तो आएगी ही, साथ ही साथ 4 महीने आपके और ऐसे होते हैं जो कि 30 की ही होती है, तो वो भी तो काउंट होंगे इसमें। तो इसलिए 7 4 कितने हो जाएंगे, 11। तो 300 वर्षों में कितना हो जाएगा, 11 तियाँ 33। तो ये 30 तारीख का हो जाएगा 300 वर्षों के अकॉर्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान होगा। मतलब अब यहाँ पर ये क्वेश्चन का जो टाइप है ये आपका रिपीटेड कैलेंडर कि अगला कैलेंडर कब रिपीट होगा। मतलब कि 2003 का जो कैलेंडर होगा वो किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, यानी कि बिल्कुल एक जैसा होगा। ये आपसे पूछा है भाई। देखो, लीप वर्ष के अगले वर्ष का जो कैलेंडर में यदि बार बार पूछा जाए तो उसमें हम हमेशा कितना करते हैं, प्लस का 6 करते हैं भाई। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो आपका जो 2003 है, क्या ये लीप ईयर है। तो आपको सर ये तो लीप वर्ष है नहीं। जब लीप वर्ष यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन है कि 2014, 2013, 2012 या 2011। तो भाई यहाँ पर जब लीप वर्ष होता है तो उसमें यदि एक साल आपका शेष हो जाता है तो उसमें हमेशा 6 जोड़ते हैं। आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक मैं आपको यहाँ से ट्रिक बताता हूँ जिससे आप सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा आप सॉल्व कर पाओगे। भाई देखो ट्रिक, देखो भाई ट्रिक क्या है, यहाँ पे लिखेंगे भाई ट्रिक, इसको हम लगाएंगे भाई ट्रिक से, ठीक है। और इस ट्रिक को आप लोग अपने माइंड में सेट कर लेना भाई अच्छे से। ट्रिक कहती है कि जो आपका कैलेंडर की जो हमें डेट दी जाए, जो भी हमें साल दिया जाए, यहाँ पे पूछा कि कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 में, भाई यहाँ पे पूछ रहा है 2003 का, तो यह आपका जो 2003 है ना, इसमें हमेशा आपको 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है? हमेशा आपको 4 का भाग देना है। यदि हम दिए गए वर्ष में, यदि हम जब भी 4 का भाग देंगे तो इसमें से आपकी 3 तरीके की कंडीशन आएंगी। यदि इसमें आपका एक शेष आता है तो क्या करना है? यदि आपका एक शेष आया, यदि आपका शेष फल एक शेष आया, तो आपको दिए गए वर्ष में 6 दिन जोड़ देना है। एक शेष में कितना करना है? 6 दिन जोड़ देना है। ये आपको याद रखनी होगी ट्रिक। यदि आपका शेष 2 या 3 आता है, यदि शेष 2 या 3 आता है तो आपको 11 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है? 11 वर्ष जोड़ देना है। यदि शेष फल 0 आता है तो आपको दिए गए वर्ष में प्लस 28 वर्ष जोड़ देने। कितना करना है? प्लस 28 दिन आपको जोड़ देने। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब दिया गया दिन कौन सा है भाई? 2003। अब भाई 2003 में हमको किसका भाग देना? भाई 4 का भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा? तो इसको काटेंगे भाई, ये जाएगा आपका 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, कितनी बार गया? 5 बार। अब यहाँ से भी रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? आप कहोगे सर रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचेगा 3। तो भाई शेष कितना आया? 3। अब भाई 3 में हमें कितना जोड़ना है? तो आप कहोगे सर 3 आया शेष, तो 3 में तो 11 जोड़ना है। तो ये कितना है भाई? आप कहोगे सर ये दिया गया 2003, शेष आया 3, 3 शेष आने पर कितना जोड़ना है? तो 11, तो प्लस का 11 कर दो तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 2014। कितना आ जाएगा? 2014। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? ट्रिक कैसी लगी जल्दी से बताओ कमेंट करके। ट्रिक कैसी लगी भाई कमेंट करके बता दो आप लोग। अब यहीं पर अब आपको मान लो 2003 की जगह कोई आपको दूसरा वर्ष दे दे। अब यहाँ पे भाई सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए मान लूँ, अब यहीं पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मान लूँ आपको दे दिया 1993 दे दिया आपको, ठीक है भाई। मान लिया मैंने कि 1993 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर की तरह समान होगा। तो आपको क्या करना है? तुरंत 4 का भाग दे दो। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एक शेष आएगा तो 6 जोड़ेंगे, 2 शेष आ जाए या 3 शेष आ जाए तो 11 जोड़ देंगे, 0 शेष आया तो 28 जोड़ देंगे। अब इसको मैंने भाग दिया तो कितनी बार गया? तो आपको कि सर ये जाएगा 4 चौको 16, 4 नवाई 36 और आ जाएगा 4 अट्ठे 32। तो भाई यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो रिमाइंडर कितना आया? 1। तो भाई 1 जो आया है रिमाइंडर, 1 में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। तो 1993 में 6 जोड़ दो। जब मैं 1993 में 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1999। कितना हो जाएगा? 1999। तो इसका मतलब है कि 1993 का जो कैलेंडर है वो 1999 में दोबारा से रिपीट होगा। यानी कि 1993 का कैलेंडर 1999 के कैलेंडर की तरह समान होगा। बात समझ में आ गई? हमेशा ये ट्रिक फॉलो करो, कभी गलती नहीं होगी। बस इतना दिमाग में रखो भाई। ट्रिक कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सभी, ठीक है। 0 शेष आएगा तो 28 दिन जोड़ देना, 2 शेष आ जाए या 3 शेष आ जाए तो 11 दिन जोड़ देना, एक शेष फल आ जाए तो 6 जोड़ देना, लेकिन भाग हमेशा 4 का ही देना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अब इसको लगाओ आप लोग। कह रहा है कि 2453 का कैलेंडर किस वर्ष की तरह समान होगा? भाई यही ट्रिक हमारी फॉलो करेगी दोस्तों जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 32 में बताया है। क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, 2453 में 4 का भाग देंगे। 2453 में 4 का भाग दे दो भाई। देखो कितना रिमाइंडर आएगा। तो आपको कि सर ये हो जाएगा 4 छिंग 24। कितना हो गया? 4 छिंग 24। अब कितनी बार जाएगा? ये हो जाएगा भाई 4 एकम 4। कितना हो जाएगा? 4 एकम 4। एक बचेगा तो 4 तियाँ 12। भाई कितना शेष आया? भाई यहाँ पे देखो कितना शेष फल आया। आप कहोगे सर यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो आया है शेष 1। शेष कितना आया है? 1। और अभी मैंने आपको बताया जब शेष 1 आता है तो उसमें कितना दिन जोड़ते हैं? भाई ये देखो शेष जब 1 आया तो मैंने कितना जोड़ा? 6 दिन। तो सॉरी 6 साल जोड़ देना है। तो जब शेष 1 आता है तो कितना प्लस करना होता है? तो प्लस का 6 कर देना है। जब 1 शेष आए तो प्लस का 6 किस में करेंगे? 2453 में। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 2453 और प्लस का कर देंगे 6। तो कितना हो जाएगा भाई? 53 और 6 तो ये हो जाएगा भाई 59। कितना हो जाएगा? 2459 हो जाएगा भाई। तो क्या कहोगे आप कि अगला जो कैलेंडर होगा 2453 का कैलेंडर 2459 की तरह समान होगा। बात समझ में आ गई भी? 2459 की तरह समान होगा।
है ना अजीब सी ट्रिक। तुरंत सेकंडों में आंसर आया भाई, 4 से भाग दिया, जितना शेष आएगा उसी के अकॉर्डिंग जोड़ देना है। 1 शेष आएगा तो 6 जोड़ दो, 2 शेष आ जाए, 3 शेष आ जाए तो भाई आपको 11 जोड़ देना है, और यदि 0 शेष आ जाए तो 28 जोड़ देना है। और शेष आपके यही आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 3 आएगा, या तो 0 आएगा, और इसके अलावा आपका कोई भी शेषफल नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो 24-53 का कैलेंडर पूछ ले, किसी भी वर्ष का कैलेंडर आपको पूछ ले, आप तुरंत बता दोगे चुटकियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। कह रहा है कि मोनल को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 से 17 जून के बीच होता है। कह रहा है कि 14 से 17 बीच, अब 14 से 17 के बीच कितनी कितनी तारीख आएंगी, तो आपको सर 15 भी आ जाएगी, 16 भी आ जाएगी, और 17 भी आ जाएगी। भाई मोनल को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 जून से 17 जून के बीच में होगा, या तो 14, 15, 16, 17 इन्हीं 4 डेटों में होगा। लेकिन उसके भाई को पता लगता है कि उनके पिता का जन्मदिन 15 से और 19 के बीच में है भाई, 15 से 19। अब यहाँ से कह रहा है कि इसके जो भाई है से 15 से 19, तो 17, 18 और 19, 15 से 19 के बीच में है। और ये कह रही है, मोनल कह रही है कि 14 से 17 के बीच में है, 14 से 17 के बीच में। और वो कह रहा है कि नहीं 15 से 19, तो भाई 18, 19 होंगे नहीं, क्योंकि 17 के बीच में है ना, तो भाई 18, 19 तो ज़्यादा हो जाएंगे। और ये 14 नहीं होगा, ये 14 नहीं होगा। ये कह रहा है कि 15 से 19 जून के मध्य, और ये कह रहा है कि 14 से 17 जून के मध्य। भाई 14 से 17 के बीच और 15 से 19 के बीच, तो भाई बीच में कौन आया, तो आप कहोगे सर बीच में तो 16 आ रहा, ना तो 15 ना 17, बीच में कौन आया, 16 आ गया। तो भाई क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर जो मोनल के पिताजी का जन्मदिन है वो 16 जून को होगा। कब होगा भाई, 16 जून को होगा, क्योंकि बीच में 16 ही आ रही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई सेम इसी तरीके से। हरिणी को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 17 मई या उसके बाद नहीं है, यानी कि होगा, कह रहा है कि 17 मई या उसके बाद नहीं है, लेकिन 17 मई के बाद नहीं है, यानी कि 17 मई को है या तो 17 मई से पहले है। लेकिन उसके भाई को ठीक से याद है कि उनकी माँ का जन्मदिन 19 मई से पहले। यहाँ पे कह रहा है कि 19 मई से पहले की बात कह रहा है भाई, 19 मई से पहले, लेकिन 14 मई के बाद है, तो 14 मई के बाद है भाई, 14 मई के बाद के दिन लेंगे भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई, आप कहोगे सर 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो भाई 14 मई के बाद और 19 मई से पहले, तो 17, 18 और 19, 19 से हो जाएगा पहले और 14 के बाद। और वो कह रहा है नहीं 17 मई के बाद तो है ही नहीं, 17 मई के बाद तो है ही नहीं, इसने बोल रखा है। और ये कह रहा है कि 14 के बाद है और 19 से पहले, तो 14 के बाद है। तो अब यहाँ पर भी आप तारीखें देखो, या तो 15 तारीख होगी या तो 16 तारीख होगी। क्यों, 14 के बाद, 14 मई के बाद, और वो कह रहा है कि 17 मई के बाद तो है ही नहीं, और 17 मई से पहले। भाई 14 मई के बाद और 17 मई से पहले जन्मदिन है, तो भाई 14 मई और 17 मई दोनों के बीच में कितनी तारीखें आ रही, तो आप कहोगे सर 2 तारीखें आ रही, 15 और 16। तो इसका मतलब है कि जो इनका हरिणी को जो माँ है, इनका जो जन्मदिन है या तो भाई 15 को होगा या तो फिर 16 को होगा। तो भाई यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 15 को भी हो सकता है, 16 को भी हो सकता है, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 15 या 16, 15 या 16 को दोस्तों इनका जन्मदिन मनाया जाएगा। क्लियर भाई, तो थम्स अप कर दो भाई इसी बात पे, थम्स अप कर देंगे भाई सभी साथी इसी बात पे। अब यहाँ से हमारा चैप्टर होता है दी एंड। हमारा दोस्तों जो कैलेंडर का जो चैप्टर था वो हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे क्लॉक पर, यानी कि भाई घड़ी वाला चैप्टर। अब यहाँ से होगी हमारी घड़ी। अब यहाँ से दोस्तों हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है भाई घड़ी, घड़ी यानी कि क्लॉक, ठीक है भाई। हालांकि कैलेंडर के इस बुक में जितने क्वेश्चन दिए थे वो तो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन इसमें सभी टाइप्स नहीं दी गई थी। मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस बुक में आपकी सभी टाइप्स कैलेंडर की दी जाती तो भाई और ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि इसको भाई प्रीवियस ईयर मद्देनजर रख के इसको बुक को बनाया गया है। लेकिन आपकी जो भी शेष टाइप्स बची हुई हैं, बहुत सारी टाइप्स अभी कैलेंडर में बाकी हैं, तो उसको हम जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें आपके सारी टाइप्स हम कवर करा देंगे, ठीक है। उसके लिए अलग से हम चैप्टर ले आएंगे, कैलेंडर की अलग से क्लास रखेंगे, तो उसमें कैलेंडर की एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, सारी टाइप्स करा देंगे। जैसे आपके कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसको कम समझ में आता है, जैसे क्लॉक है और कैलेंडर है, डाइस है और आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड है। ये जो 3-4 चैप्टर ऐसे होते हैं जिसकी भाई क्लास हम अलग से लेंगे, जिसमें हम आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक भी टाइप्स नहीं छोड़ेंगे, सारी टाइप्स को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके अपर लेवल तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी ये चारों बुक्स हम कंप्लीट करेंगे, अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, एग्जाम से पहले हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है भाई। अभी आपका जो बुक है बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है।
और जब आपको कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे ना, जिस चैप्टर हमें लगता है कि इन चैप्टरों पे हमें पकड़ ज़्यादा मजबूत करनी है, तो उन चैप्टर्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगला पॉइंट आता है भाई क्लॉक। अब बात करते हैं भाई घड़ी की। आप सभी जानते हो कि घड़ी में कितने, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आपको भी सर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं भाई। घंटे मिनट वगैरह सेकंड तो सभी को पता होंगे भाई, ठीक है। तो बात करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की जली छवि यानी कि जल प्रतिबिंब 11 घंटे 59 मिनट का समय दिखा रही है। कितने बज के दिखा रही है भाई? 11 बजकर 59 मिनट का समय दिखा रही है। तो पूछा है कि उसका वास्तविक समय क्या है। हमसे क्या कह रही है कि हमसे पूछा कि तो उसका वास्तविक समय क्या है। देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे भाई दो कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे पूछा है जल प्रतिबिंब, और कभी कभी एग्जामिनर भाई आपको यहाँ से दर्पण प्रतिबिंब के भी क्वेश्चन देता है। अभी जब हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको दर्पण छवि वाले भी क्वेश्चन होंगे। आपको यह कि पॉइंट याद रखना है, जब भी आपको जल प्रतिबिंब का समय दिया जाए, जब भी आपको जल प्रतिबिंब का समय दिया जाए, जैसा कि इसमें जल प्रतिबिंब का समय दिया 11 घंटे 59 मिनट, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट बना के नोट कर लेना है अपनी कॉपी में। एक अपनी कॉपी में पॉइंट बना के नोट कर लेनी है हमारी बात, कि जल प्रतिबिंब का समय जब भी दिया जाए, तो भाई जल प्रतिबिंब यहाँ पे लिखेंगे कि जल प्रतिबिंब या जल छवि लिख सकते हैं। जल छवि में समय जो दिया जाता है उसे हमेशा हमें 1790 से माइनस करना है। किससे माइनस करना है भाई? 1790 से, ठीक है। ये आपको याद रखनी है बात। ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। और जब आपको दर्पण छवि दी जाए, कौन सी छवि? दर्पण छवि यानी कि मिरर वाली, मिरर प्रतिबिंब वाली दी जाए दर्पण छवि, तो दर्पण छवि को हम किससे घटाएंगे? तो दर्पण छवि को हमेशा आपको 1160 से घटाना है। किससे घटाना है? 1160 से घटाना है। ये बात आपको याद रखनी है। हमेशा आपको क्या करना है? घटाना है, 1790 से घटाना है। और आपको यदि दर्पण प्रतिबिंब दिया जाए तो इसको 1160 से घटाना है। किससे घटाना है? 1160 से घटाना है। बस इतना पॉइंट आपको नोट कर लेना है अपनी माइंड में या अपनी कॉपी में। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। हमसे कह रहा है कि जल छवि, तो जल छवि है तो किससे घटाएंगे? तो आप कहोगे सर 1790 से घटाएंगे। किससे घटाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 17 और 90। कितना लिखेंगे भाई? 17 और 90 लिख लिया। कितना घटाना है? 11 घंटे 59 मिनट। कितना घटाना है आपको सर? 11 घंटे 59 मिनट यहाँ से हमको घटाना है। तो भाई घटा देंगे। तो भाई हम इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो भाई यहाँ से लेंगे कैरी, तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1। यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 5 जाएगा 3, तो कितना आया? 31। तो भाई 31 मिनट आया ना। तो देखो 31 मिनट कहाँ पर? तो भाई एक ही ऑप्शन है 31 मिनट वाला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। और 7 में से 1 जाएगा 6, तो कितना आया भाई? 6:31। कितना आएगा भाई? 6:31 आया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बात समझ में आ गई। यदि आपको, तो हमारा ये जो वास्तविक समय कितना हो जाएगा? तो वास्तविक समय 6:31, और इसका जो जल छवि दिखाएगी वो दिखाएगी आपकी 11 घंटे 59 मिनट, यानी कि 11:59 ये दिखाएगी। जल पर प्रतिबिंब की जो जल प्रतिबिंब की जो छवि है वो 11 घंटे 59 मिनट दिखाएगी, जबकि वास्तविक समय उसका होता है 6:31। बात समझ में आ गई। तो जब भी जल प्रतिबिंब दिया जाए 1790 याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से पूछा दर्पण। अब यहाँ पर दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 बजे, तो उसका सही समय क्या होगा भाई? यहाँ पे क्या आया? दर्पण। तो दर्पण में किससे घटाते हैं भाई? 1160 से। मैंने आपको बताया था दर्पण में किससे घटाते हैं? 1160 से घटाते हैं। तो कितना समय है? 1:30। 1:30 अभी घटा दो। दर्पण में हमेशा 1160 से घटाते, तो भाई घटा दो। यह आ जाएगा 0, 6 में से 3 जाएगा 3, और यहाँ पे बचेगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो कितना बजेगा? तो आप कहोगे सर ये बजेगा 10:30 बजेगा। कितना बजेगा भाई? दर्पण प्रतिबिंब का जो 1:30 बजे का समय है उसका सही समय होगा 10:30 बजे। कितना होगा भाई? 10:30 बजे। तो इसको याद रखो 1160। 1160 हमेशा आपको दर्पण प्रतिबिंब, और 1790 आपको याद रखना है जल प्रतिबिंब। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सटीक घड़ी में सुबह के 8 बजे हैं। एक सटीक घड़ी में सुबह के 8 बजे हैं। जब घड़ी में दोपहर के 2 बजेंगे तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी भाई? अब यहाँ से आपसे पूछा है कोण, पूछा है कितना, पूछा है कितने डिग्री घूमेगी, कितने अंश घूमेगी, ये हमको बताना है।
इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने से पहले कुछ आपको दोस्तों बेसिक बातें याद होनी चाहिए। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि दो निकटवर्ती अंकों के मध्य में कितने अंश का कोण होता है। जैसे सपोज मान लो ये आपकी घड़ी है। अब यहाँ पे भाई आपका होता है 12, यहाँ पे होता है 1 2 3 4, ठीक है, इतना मान लो, इतना ही मान लो, ठीक है। अब यहाँ से पूछा दो निकटवर्ती अंक, तो दो निकटवर्ती अंक कौन कौन से हो गए, एक तो ये हो गया 12 और एक ये हो गया 1। ये क्या हो गया 12 और एक यह हो गया 1। तो ये दो निकटवर्ती अंकों के जो बीच जो कोण होगा, जो इसमें कोण होगा उसकी माप कितनी होगी भाई। तो इसके बीच में कितना मिनट है, तो आपको सर 12 से 1 देखेंगे तो ये 5 मिनट होगा। कितना मिनट होगा, तो 5 मिनट होगा। तो भाई 5 मिनट बराबर कितना होता, तो ये होता है 30 अंश। 5 मिनट बराबर कितना होता है, 30 अंश। तो भाई आपका एक परिभाषा बनती है कि दो निकटवर्ती अंकों के बीच का कोण कितने अंश का होता है। तो भाई ये कोण जो होता है ये 30 अंश का होता है। जब 5 मिनट बराबर 30 अंश, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट बराबर होता है 6 अंश। 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 6 अंश। अब देखिएगा सेकंड पॉइंट। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 5 मिनट में घड़ी की सुइयां कितना अंश का कोण बनाएगी, तो 5 मिनट में 30 अंश, तो 1 मिनट बराबर 6 अंश। अब यदि पूछा जाए कि एक घड़ी में यदि जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई के बीच 0 अंश और 180 अंश का कोण कब बनेगा, तो भाई आप याद रखिएगा 0 अंश का पूछा जाए तो 0 अंश में बनेगा और 180 अंश। 0 अंश का पूछा जाए तो 1 घंटे में एक बार, या 0 से 180 अंश के बीच का कोण पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 1 घंटे में बनता है एक बार, और 12 घंटे में पूछा जाएगा तो 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में पूछा जाएगा तो 24 घंटे में बनता है 22 बार। कितनी बार बनेगा, 22 बार। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आपके इस सवाल से मैच नहीं खाते हैं, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें घड़ी के दिए गए हैं। लेकिन हम इसमें ऊपर ऊपर का थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं। जब हम आपका इसका चैप्टर अच्छे से स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे घड़ी वाला, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चन आप उसे आसानी से कर लोगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को। चलिएगा अब आगे बात करते हैं। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इरेज, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ इरेज। अब भाई क्वेश्चन में यदि आप देखोगे तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक सटीक घड़ी जो है वो सुबह 8 बजे है, यानी कि घड़ी में कितना बजा है भाई, 8 बजा है। और जब घड़ी दोपहर के 2 बजेंगे तो घड़ी में कितने अंश सुई है जो घूम जाएगी भाई। तो सबसे पहले देखो कि सुबह के 8 बजे से लेकर आपके दोपहर के कितने बजे तक, दोपहर के 2 बजे तक, इनके बीच में कितने घंटे का अंतर है। तो 8 से 2 देखेंगे तो आप कहोगे सर 8 से 2 देखेंगे तो 8 9 10 11 12 1 2, कितने घंटे का अंतर है। तो आप कहोगे सर इनके बीच का जो घंटे का अंतराल है वो कितने का आया, 6 का आया। कितने का अंतराल है, 6 का, क्योंकि 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2, यानी कितने घंटे का अंतराल आया। तो भाई अंतराल कितने का, तो आप कहोगे सर 6 घंटे का अंतराल। कितने घंटे का, 6 घंटे का अंतराल आया है। सुबह 8 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक का अंतराल जो है वो दोस्तों कितने का है, तो ये आया 6 घंटे का। और घंटे की जो सुई होती है वो 12 घंटे में कितना घूमेगी, ये आपको बताना है भाई। देखिएगा जो घंटे की जो सुई होती है वो 12 घंटे में कितना घूमेगी, ये आपको बताना है। तो याद रखो कि जो 12 घंटे की जो आपकी घंटे की सुई होती है वो 12 घंटे में 360 बार घूमती है। कितनी बार घूमती है भाई, 360 बार घूमती है। जब ये दोस्तों 12 घंटे में 360 बार घूमती है, 12 घंटे में 360 बार, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36, यानी 1 घंटे बराबर कितना हो गया दोस्तों, 30 अंश। कितना घूमती है भाई, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 30 अंश घूमती है। बात समझ में आ गई। जब 12 घंटे में 360 अंश घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 1 घंटे में 30 अंश घूमेगी। तो हमसे पूछा भाई 6 घंटे का अंतराल आया है। अंतराल कितने का आया, 6 घंटे का। जब 1 घंटे में 30 अंश घूम रही है तो 6 घंटे में कितना घूमेगी, तो आप कहोगे सर 6 गुणे कर देंगे 30, तो ये हो जाएगा 6 3 18, यानी कि 180 अंश घूमेगी। कितना घूमेगी भाई, तो वो 180 अंश डिग्री जो है ना, ये आपकी जो घंटे की सुई है ये घूम जाएगी, 180 अंश पे ये घूम जाएगी। बात खत्म, समझ आ गए ना भाई। तो आप याद रखिएगा, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि 12 घंटे में 360, नहीं तो आपको सर ये 360 कहाँ से आया। तो याद रखिएगा कि 12 घंटे में घंटे की सुई जो होती है वो 12 घंटे में 360 बार घूमती है। तो 1 घंटे में कितना घूमती है, तो 30 अंश। तो जो घंटे की सुई होती है वो 1 घंटे में 30 अंश घूमती है। जब 1 घंटे में 30 अंश घूमेगी तो भाई 12 घंटे में कितना घूम जाएगी, तो आप कहोगे सर 360 अंश। क्लियर,
बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि भाई एक अब आपको कि सर 30 अंश कैसे आया, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो निकटवर्ती अंक होते हैं उनके बीच का कोण कितना होता है, 30 अंश होता है। जब 30 अंश होता है तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 30 अंश बनाएगी, तो 12 घंटे में 360 अंश बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी द्वारा मध्याह्न में चलना शुरू किया और 5:10 तक घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम चुकी होगी। कितने अंश का कोण जो है घूम चुकी होगी। भाई कब चली थी, भाई समय का अंतराल देखो। भाई कह रहा है कि मध्याह्न से चलना शुरू किया, घड़ी द्वारा मध्याह्न से चलना शुरू किया और वो 5:10 तक घंटे की सुई, कब तक, 5:10 यानी कि 5 घंटे 10 मिनट की बात कह रही है। और 1 घंटे में घंटे की सुई कितना घूमती है, अभी मैंने बताया कि 1 घंटे में कितनी घूमती है, तो 1 घंटे में 30 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 घंटे में कितना घूमती है, तो 1 घंटे में घूमती है 30 अंश। तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1 घंटा बराबर होता है 30 अंश की। और घूम कितनी रही है सुई, तो आप पूछ रहा कि 5:10 यानी कि 5 घंटे 10 मिनट। और यहाँ से जब 1 मिनट में कितना घूम रही है, 30 अंश। तो भाई यहाँ पे जब मिनट को सेकंड में बदले, मिनट से यदि मैं उसमें भाग दूंगा कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड, तो मिनट से भाग देने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो 60 से गुणा कर देंगे। तो कितनी बार जाएगा, तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 अंश। कितना आएगा भाई, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 1/2 अंश। समय कितना है, तो आप कहोगे सर समय दिया है 5 घंटे 10 मिनट। कितना है भाई, 5 घंटे 10 मिनट का समय हमें दिया है। इतना तो क्वेश्चन में दिया गया है ना, 5 घंटे 10 मिनट। जब 5 घंटे 10 मिनट, तो घंटे में किसका गुणा करेंगे, तो 1 घंटा बराबर है 30 अंश, तो ये हो जाएगा भाई 5 × 30, 5 × 30 प्लस मिनट कितना आया, तो 10 मिनट आया, तो जो 1/2 कोण निकला ये किसका हो जाएगा, मिनट का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 × 1/2। कितना हो जाएगा, 10 × 1/2। इसको करते हैं सॉल्व, तो 30 पंचे हो जाएगा भाई 150। और ये हो जाएगा भाई कितना, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, तो यानी कि 150 और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 155 अंश। कितना हो जाएगा, 155 अंश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा आपका 155 अंश आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि 1 घंटा बराबर 30 अंश होता है, तो वहाँ से हमने आधा कर दिया मिनट निकालेंगे, तो 30/60, मिनट से गुणा करेंगे तो कितना, मिनट से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/60 यानी कि 1/2 अंश यहाँ से हो जाएगा। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40। भाई उम्मीद करते हैं आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि घंटे एक सटीक घड़ी सुबह के 9 बजे का समय दिखा रही है। कितने का दिखा रही है, सुबह 9 बजे का समय दिखा रही है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि घंटे की जो सुई होती है वो 1 घंटे में कितना घूमती है, तो 1 घंटे में 30 अंश घूमती है। ये तो भाई सभी को पता होगा, मैं दो बार बता चुका हूँ कि 1 घंटे में वो 30 अंश का कोण बनाती है। कितने का बनाती है, 1 घंटे में 30 अंश घंटे की सुई जो है वो घूमती है। कह रहा है कि सुबह 9 बजे का समय दिखाती है और घड़ी उसी दिन दोपहर के 3 बजे तक का समय दिखाती है, तो कितने, यानी कि 9 से 3। तो भाई 9 से 3 बजे तक के देखो कितने का अंतर है भाई, 9 से 3। भाई सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो आप कहोगे सर 9 AM से, 9 AM से कितना देखेंगे भाई, 3 PM। तो भाई देखो कितना समय होगा, कितने समय का कितने घंटे का अंतराल आया। तो आप कहोगे सर देखेंगे तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, कितने घंटे का अंतर आया। तो आप कहोगे सर ये जो घंटे का अंतर आएगा वो आया है 6 घंटे का। कितने का अंतर आया, तो ये समय का अंतर जो आया है 9 से 3 का, तो ये 6 घंटे का अंतर आया है। और 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का, तो 6 घंटे में कितना बनाएगी भाई, 6 घंटे में कितना बताएगी भाई, 30 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 यानी कि 180 अंश। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 180 अंश इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। चलिएगा भाई 1 घंटे में कितना बनाती है, 30 अंश, 12 घंटे में कितना बना देगी, अभी मैंने बताया था 360 अंश। ठीक है, 1 घंटे का जब 300 अंश है तो 9 से 3 बजे का देख लो कितने समय का अंतर, तो अंतर का उसी में हम क्या कर देंगे, गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू हो जाती है और 5:20 पर वो घंटे की सुई कितने अंश घूम चुकी होगी, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है भाई। देखो अब इस क्वेश्चन में दोस्तों एग्जामिनर ने थोड़ी सी की है आपसे चालाकी। जानते हो क्या चालाकी की है, यहाँ पे आपने शो दिया है कि एक घड़ी दोपहर के समय, अब यहाँ पे भी समय नहीं दिया है, तो जब भी आपको समय ना दिया जाए तो दोपहर समय दिया जाए, तो दोपहर कब से स्टार्ट होता है,
सुबह के 12 बजे, सुबह के 12 बजे यानी कि भाई 12 पीएम। तो दोपहर से हमारा 12 से बाद स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 5:20, 5:20 में तो घंटे की सुई दोस्तों हमसे पूछा है वो कितने अंश घूम जाती है। भाई आप बताइए 1 घंटे में कितने अंश घूमती है। तो भाई अभी मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे में कितना घूमती है, तो 1 घंटे में घूमती है 30 अंश। इतना तो सभी को पता है। 1 घंटे में कितना घूमती है, 30 अंश। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, जब 1 घंटे में 30 अंश घूमती है तो 1 मिनट में कितना घूमेगी। तो मिनट को बनाने के लिए कितने की गुणा करेंगे, 60 की, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो इसको मिनट में बनाया तो कितना हो जाएगा, 30 एकम 30, 30 दूनी 60। और यही कॉन्सेप्ट मैंने किस में किया था, इस वाले क्वेश्चन में किया था। जो ये घंटे का था ना, तो ये मैंने 1 मिनट की वैल्यू निकाली थी यहाँ से, 1 मिनट बराबर। तो ये क्या था, ये आपका घंटा निकल के आ गया, ये आपका मिनट निकल के आ गया था। यही कॉन्सेप्ट मैंने किया था, बस इसी कॉन्सेप्ट पर ये वाला क्वेश्चन आपका आधारित है। ये वाला सेम क्वेश्चन नंबर उसी की तरह आधारित है। तो ये 1/2 अंश आया, ये क्या निकल के आया, ये भाई आपका मिनट है। क्या है भाई, मिनट है। हमसे पूछ रहा है 5:20। अब ये कह रहा है कि 5:20 के लिए बोल रहा है। तो ये 5 घंटे यानी कि 20 मिनट। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे भाई 5 घंटे और 20 मिनट के लिए कह रहा है, 5 घंटे 20 मिनट। यहाँ तक करने के बाद भाई, यहाँ तक तो कर लोगे कि 1 घंटे में 30 अंश होते, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 अंश हो जाएगा। भाई हमसे पूछा है कि 5 घंटे 20 मिनट का। तो 5 घंटे 20 मिनट में देखो टोटल मिनट बना लेंगे, इसको भी टोटल मिनट में लिख लो भाई। 5 घंटे में भी कितने मिनट हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा 6×5 = 300, और 300 में ये कितना हो जाएगा, 20। तो यानी कि इसे मिनट बनाने के लिए क्या किया, इसमें टोटल 320 मिनट हो जाएंगे। कितना हो जाएगा भाई, 320 मिनट। क्योंकि 5 घंटा है तो भाई घंटे में किसका गुणा किया, 6 का किया। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300, 300 ये और प्लस का 20, तो ये कितना हो गया भाई 320। यहाँ से समझ लेना, ठीक है। मैंने इसको अलग में कर दिया कैलकुलेशन। तो कितना हो गया भाई 320 मिनट। अब हमसे पूछा है तो कितने मिनट पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी। तो 300 आपका 20 मिनट ये आ गया। अब भाई 320 में किसकी गुणा कर देंगे, मिनट की। मिनट कितना आता भाई 320, कितने अंश घूमा 1 मिनट में, 1 मिनट में 1/2 अंश। तो भाई 2 का कर देंगे भाग, तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। तो भाई यहाँ से कितना हो जाएगा, 160। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, आप कहोगे सर 160 अंश घूम जाएगी। कितना घूमेगी, तो 160 अंश घूमेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भी, कितना घूमेगी, 160 अंश ये घूम जाएगी। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो उस समय घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। सॉल्व करेंगे सभी लोग। जब भी दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए कि किसी घड़ी में इतने बजकर इतना मिनट हो रहा है, तो उसमें घड़ी और मिनट के बीच सुइयों का कोण कितने अंश का होगा, तो भाई इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है। इसके लिए दोस्तों एक सूत्र होता है भाई, याद रखेंगे ये सूत्र। सूत्र दोस्तों होता है थीटा बराबर, थीटा बराबर कितना होता है, थीटा बराबर होता है 11 मिनट। मतलब कि मिनट का मतलब होता है कि मिनट में हम 11 की गुणा करेंगे डिफरेंस, और घंटे में करनी होती है 60 की गुणा। तो ये हो जाएगा हावर। कितना हो जाएगा, हावर। बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। केवल दोस्तों आपको इतना सा फॉर्मूला याद रखना है। इतना फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे कि मिनट में 11 की गुणा करेंगे और घंटे में 60 की गुणा करेंगे, और 2 से, और उनके बीच का अंतर निकाल के हम 2 से भाग दे देंगे। बस इतना करना है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने, समय कितना भाई 7:30। समय कितना है, 7:30। यहाँ पे लिखा है 11 मिनट। मिनट में कितने की गुणा करनी है, 11 की। मिनट में कितने की गुणा करनी है, तो आप कहोगे सर मिनट में करनी है 11 की गुणा। मिनट में कर दी 11 की गुणा। घंटे में कितने की करना है, तो घंटा कौन सा है, 7। तो इसमें कितने की गुणा करेंगे भी, 60 की गुणा कर देंगे भाई। करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6×7=42 यानी कि 420। ये हो जाएगा 11×3=33 यानी कि 330। अब भाई इनके दोनों के बीच का अंतर, तो भाई 420 और 330 के बीच का अंतर निकालेंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा 0। 12 में से 3 जाएगा, आ जाएगा 9। अब क्या करना भाई, 2 का भाग देना। किसका भाग देना, तो आपको सर 2 का भाग। तो भाई 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा भाई 45 बार। कितनी बार, तो ये जो कोण निकल के आ गया कितना आ गया, 45 अंश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 45 अंश इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई। क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले को याद रखो कि घंटे में भाई क्या करनी है, 60 की गुणा, मिनट में करनी है 11 की गुणा, और दोनों के बीच का अंतर करके हमें 2 का भाग दे देना है। ठीक है भाई, क्लियर।
चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट हो गया है चेंज। भाई इस बुक में थोड़ी सी यही प्रॉब्लम हो गई है कि इन्होंने प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस जो है ना वो ज़्यादा नहीं दिए, बहुत ही कम दिए हैं, यानी कि एक एक क्वेश्चन करके दे दिया है बस। यदि ये क्वेश्चंस और ज़्यादा देते तो भाई और अच्छी बात रहती, लेकिन आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको अभी केवल बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। जैसे ही बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट होगा उसके बाद जब आपके रीजनिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो जो आपके चैप्टर्स जिसमें आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और आपके जितने भी टाइप्स होंगे वो सारे टाइप्स कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं बार बार इसीलिए बोल देता हूँ क्योंकि भाई आप कहोगे सर ये डायरेक्टली आपने कर दिया, समझ में कम आया, तो भाई आपके लिए बोल देता हूँ बार बार, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। जिसने भाई पढ़ा है तो भाई इसको वो तो आंसर कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा तो भाई इसके लिए थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो कि आपको याद रखना है। देखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि 36 घंटे की एक घड़ी की सुइयाँ कितनी बार मिलती हैं, तो भाई इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है 0 से 180 अंश का और एक होता है 30, 60, 90 का। तो मैं पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा तो उसको समझ लो, इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। यदि आपसे पूछा जाए 0 अंश से लेकर 180 अंश, कब से 0 अंश से लेकर 180 अंश के बीच यदि आपसे पूछा जाए कि बताइएगा कि घड़ी के जो सुइयों, घंटे की जो सुई है और मिनट की सुई का जो बीच का कोण है वो 0 से यदि 180 अंश के बीच है तो वो कितनी बार बनता है, तो वो एक घंटे में कितनी बार बनता है। तो देखिए 0 अंश से 180 अंश में पूछा जाए तो एक घंटे में एक बार बनता है। एक घंटे में कितनी बार बनता है, तो आप कहोगे सर एक घंटे में एक बार बनता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, जब एक घंटे में एक बार है तो 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार बनता है। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है भाई, 22 बार बनता है। अब यही कॉन्सेप्ट आपको हम समझाते हैं 30, 60 और 90 में। जब घड़ी की दोनों सुइयां 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश के कोण पर घंटे की सुइयां होती है तो ये दो बार बनता है। जब ये आपका कॉन्सेप्ट होगा 30 अंश, ये क्वेश्चन में दिया जाता है 30, 60, 90, ठीक है भाई। ये आप कहोगे सर ये कैसे हो गया। अब 90 को हम समकोण बोलते हैं ना, संपाति को क्या बोलते हैं, संपाति को हम जीरो अंश बोलते हैं, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो 30, 60, 90 में एक घंटे में दो बार बनता है। एक घंटे में कितनी बार बनेगा, दो बार। 12 घंटे में बनता है 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आपको उसे 24 घंटे में 44 बार। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है भाई। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 36 घंटों में एक घड़ी की सुई कितनी बार मिलेगी। 36 घंटों में भाई यहाँ पर पूछ रहा है 36 घंटों में सुइयां कितनी बार मिलेंगी। तो भाई 12 घंटे में कितनी बार है भाई, 12 घंटे में है 11 बार। जब 12 घंटे में 11 बार है, जब 12 घंटे में 11 बार है तो 36 घंटे में कितनी हो जाएंगी। तो जब 12 घंटे में 11 बार, जब 12 घंटे में 11 बार है तो 36 घंटे में कितनी हो जाएंगी। तो भाई 36 घंटे का मतलब है 12 और ये 11, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36, यानी कि 36 घंटे। जब 12 घंटे में 11 बार तो आपके 36 घंटे में हो जाएंगे कितनी बार, 11 की गुणा कर देंगे 3 में, 11 तिया कितना हो जाएगा भाई 33। क्यों हो जाएगा भाई, जब घंटे की सुई 12 घंटे में सुइयाँ 11 बार मिलती हैं। 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं सुइयाँ एक साथ, 11 बार। तो 36 घंटे में कितनी हो जाएंगी भाई 33 बार। कितनी बार, 33 बार, ऑप्शन नंबर डी। तो भाई 11 की गुणा कर देंगे 3 बार, क्योंकि 12 तिहाई 36 होता है, यानी कि 3 गुना कह रहा है तो 3 गुना कर देंगे, 11 तिया 33 बार हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण की ओर प्रातः 12 बजे इंगित करती है और उसी घड़ी में मिनट की सुई प्रातः 3 बजे किस दिशा में होगी, ये हमसे पूछा है भाई। चलिएगा भाई यहाँ से एक लेते हैं सर्किल। ये आपका दिया गया दोस्तों, इसमें एक सर्किल दिया गया है। ये दोस्तों क्या हो गई आपकी, ये हो गया आपकी दिशा करने का इंगित। ये दिशा कौन सी होती है भाई, ये दिशा होती है आपकी उत्तर। भाई जब मैंने आपको दिशा दूरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, कह रहा है कि जो मिनट की जो सुई है ना वो दक्षिण की ओर इंगित कर रही है और प्रातः कितना बजा भाई, 12 बजा। तो भाई सबसे पहले समय लिख लो भाई। यहाँ पे कितना होगा भाई, 12 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 9। और यहाँ पे कितना होगा, 3। ऐसा ही होता है ना। चलिएगा
अब यहाँ से देखो भाई, यहाँ से आपकी दिशाएं बनेंगी भाई, क्या बनेंगी, दिशाएं। तो ये चारों दिशाएं हो गई आपकी, यहाँ से चारों दिशाएं हो गई। अब कह रहा है कि जो घंटे की मिनट की सुई है वो दक्षिण की ओर प्रातः 12 बजे इंगित करती है। इसका मतलब है जो 12 बजेगा, तो 12 ये बज रहा है, ये दिशा बता रही है कि दक्षिण दिशा है। जो मिनट की सुई है ना 12 बजे, ये बता रही है दक्षिण दिशा है। तो ये कौन सी हो जाएगी दिशा, तो ये दिशा हो जाएगी दक्षिण। और दक्षिण का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहोगे सर तो ये हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तर। जब ये उत्तर है और कह रहा है कि तो उसी घड़ी में मिनट की सुई प्रातः 3 बजे किस दिशा में होगी। हमसे पूछा कि 3 बजे वो समय घड़ी की जो सुई है वो किस दिशा में होगी। जब ये ऊपर दक्षिण है, ये उत्तर है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये पूरा पश्चिम उल्टे हो जाएंगे, तो ये पश्चिम हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पूरब हो जाएगा। ये क्वेश्चन में जैसा कहा है दोस्तों वैसा ही किया है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा ही कर दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 12 बजे इंगित करती है, ठीक है। तो उसी घड़ी में मिनट की सुई प्रातः, प्रातः का मतलब है सुबह 3 बजे किस दिशा में होगी। सुबह 3 बजे वो घड़ी की जो घड़ी में मिनट की सुई कब कहाँ पर होगी भाई, मिनट की सुई पूछ रहा है, मिनट की सुई, मिनट की सुई कहाँ पर होगी भाई, तो भाई सुबह 3 बजे। तो सुबह 3 बजे की बात कह रहा है ना भाई, तो जब मिनट की जो सुई बनेगी ना, तो मिनट की सुई इसी प्रकार से तो बनेगी ये। तो छोटी सुई 3 पर होगी और बड़ी सुई कहाँ पर होगी, 12 पर होगी। 12 पर ही तो होगी भाई, क्योंकि 3 बजे मिनट की सुई 12 पर होती है और मिनट की सुई जो घंटे की जो सुई होगी वो 3 पर होगी। तो ये दिशा कौन सी होगी भाई, तो ये दिशा दक्षिणी होगी भाई। बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें तो भाई डायग्राम भी नहीं बनाना था, डायग्राम भी नहीं बनाता तो ये तो माइंड में ही सॉल्व हो जाता। तो कौन सी दिशा हो जाएगी भाई, दक्षिण दिशा की ओर ही इंगित करेगा भाई, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पूछ रहा है 3 बजे, यदि यहाँ पर मिनट होता तो आप यहाँ पे फंस सकते थे। यदि मिनट दे देता कि 3 बजकर इतने मिनट पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो यहाँ पर भी तो सीधी सी बात है कि मिनट की जो सुई है वो आपकी समकोण बना रही है। क्या बना रही, समकोण बना रही, डायरेक्टली सीधी ऊपर की ओर होगी। तो ऊपर कौन सी दिशा दी गई थी, दक्षिण। तो इसका मतलब है मिनट की सुई प्रातः 3 बजे किस दिशा में होगी, आपकी दक्षिण में। यदि आपसे पूछता कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे की सुई पूछता तो घंटे की सुई होती पश्चिम दिशा में, याद रखिएगा। यदि घंटे की सुई पूछता, यदि घंटे की पूछता तो घंटे की हो जाती पश्चिम दिशा में। घंटे की पूछता तो किस दिशा में हो जाती है, तो घंटे की आप बताते पश्चिम दिशा में। क्यों, क्योंकि 3 बजे है ना, 3। क्लियर। अगला क्वेश्चन, घड़ी की मिनट की सुई, आज का हमारा सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। घड़ी की सुई मिनट की सुई की सबसे पहले दक्षिणावर्त दिशा में, ऐसा मैंने आपको बताया था। ऐसा सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया भी था, आपको शायद मैंने बताया था जो आपके लेफ्ट राइट में दक्षिणावर्त वामावर्त घुमाने में किस दिशा में स्थित है, जो आपका दिशा दूरी वाला मैंने करवाया था ना कॉन्सेप्ट क्लियर, उसी में मैंने आपको उस चैप्टर में बताया था। वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिणावर्त, भाई एक तरफ लिख लो दक्षिणावर्त और एक तरफ लिख लेंगे वामावर्त। तो ये हो गया दक्षिणावर्त और ये हो जाएगा वामावर्त। अब जो जितने अंश घूमा है ना उसको उतने अंश वहाँ पर लिखते जाओ, जो जितने अंश घूमा है उसको वहाँ पर लिखते जाओ। कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई सबसे पहले दक्षिणावर्त दिशा में 194 अंश घूमी। दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूमी भाई, 194 अंश, ठीक है। उसके बाद वामावर्त दिशा में उसे 263 अंश घुमाया। कितना घुमाया, 263 अंश। उसके बाद इसे फिर से वामावर्त दिशा में 342 अंश घुमाया भाई, 342 अंश। अंत में इसे दक्षिणावर्त दिशा में भाई 612 अंश घुमाया भाई, 612 अंश घुमा दिया। अब मिनट की सुई दक्षिण दिशा की सम्मुख है, तो प्रारंभ में यह किस दिशा के सम्मुख थी। बहुत बढ़िया भाई, हमसे पूछा कि प्रारंभ में, भाई देखो इन सभी को पहले जोड़ दो, इन सभी को सबसे पहले जोड़ दो, जो बड़ा होगा उसी की ओर जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 2 6, 9 1 10 की 0 कैरी करेगा एक, 6 1 7 और 1 8। ये कितना हो गया, 806 अंश। कितना होगा, 806 अंश। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 5, 6 4 10 की 0 कैरी करेगा एक, 3 2 5 और 1 6। ये कितना होगा, तो आपको भी सर ये 605 अंश होगा। ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 605 अंश। तो भाई इनके बीच का अंतर कितने का आया, अंतर देखो कितने का है। हम जाएंगे किसकी ओर, तो भाई इसमें कौन जीता, तो ये जीत गया दक्षिणावर्त। तो यहाँ से भी देखो कितने अंश हमें घुमाना है, तो 806 में से 605 निकालेंगे तो कितना होगा, 6 में से 5 जाएगा 1 0, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कि 201 अंश। अब ये 201 अंश कहाँ से कितना घुमाएंगे, दक्षिणावर्त दिशा में। तो भाई कह रहा है कि, तो पूछा है कि मिनट की सुई दक्षिण दिशा के सम्मुख है, तो भाई मिनट की सुई कहाँ पर है भाई, तो ये होगी दक्षिण दिशा। ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा। तो ये दक्षिण दिशा की ओर है, हमें दक्षिण दिशा से दक्षिणावर्त दिशा में 201 अंश घुमाना है। कितना घुमाना भाई, 201 अंश घुमाना है। कैसा घुमाना भाई, 201 अंश घुमाना है भाई। तो घुमा दो भाई, कितना, 201 अंश घुमाना है, केवल 201 अंश। तो भाई कैसे घुमाएंगे, तो भाई ये दिशा थी हमारी दक्षिणावर्त दिशा। क्या होता भाई,
घड़ी की दिशा में। विपरीत चलने पर दिशाएं क्या होती हैं भाई, बदल जाती हैं। तो ये कितना आया 201 अंश। तो 201 अंश हमें कैसा घुमाना है, दक्षिणावर्त घुमाना है। और एक बात याद रखनी है कि विपरीत जब चलेंगे तो दिशाएं बदल जाएंगी, जब विपरीत चलेंगे तो दिशाएं कैसी हो जाएंगी भाई, बदल जाएंगी। तो अब यहाँ से देखो इसका मुख कहाँ पर है, दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में अब हमें कितना घुमाना है, दक्षिणावर्त दिशा में 201 अंश। कितना घुमाना है भाई, 201 अंश घुमाना भाई, घुमा दो इसको 201 अंश। तो दक्षिणावर्त दिशा में जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 45, फिर 45 से 90, और 90 45 135, और 135 के बाद कितना आएगा 45, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, और 90 दूनी हो जाएगा आपका 180। तो भाई यहाँ से जो घुमाएंगे तो भाई ये दिशा कैसी हो जाएगी, तो ये तो दिशा हो जाएगी बाद की। तो ये दिशा कैसी हो जाएगी भाई, बाद की दिशा हो जाएगी। इस तरफ से घुमाएंगे भाई। एक चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि विपरीत चलेंगे तो दिशाएं आपकी बदल जाएंगी। तो हमें कहाँ से चलना भाई, यहाँ से चलेंगे भाई वामावर्त दिशा में। वामावर्त दिशा में जब चलेंगे ना तो भाई वामावर्त दिशा से घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे भाई, घड़ी की दिशा की ओर। तो जब मैं यहाँ से चलूँगा और उल्टा जब चलूँगा तो इस प्रकार से चलूँगा। तो यहाँ से 45, 45 से ये कितना हो जाएगा 90, और 90 से ये हो जाएगा 180 अंश। अब 180 अंश से कितना घूमेगा भाई, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 180 से ये कितना घूमेगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 45। कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 180 से ये हो जाएगा आपका 45 अंश हो जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पे आ गए तो ये हो गया 225 अंश अप्रॉक्स। तो लेकिन 225 और 201, तो अप्रॉक्स आपकी जो दिशा आएगी ना वो यही दिशा आएगी। तो इस दिशा से हम कैसे घूम रहे, इस ओर से घूम रहे, इस प्रकार से। तो इसका मतलब है ये जो दिशा है इसकी इसी तो ओर तो हम आएंगे, इसी दूर तो हम आएंगे। तो ये दिशा कौन सी है, कह रहा है कि दक्षिण दिशा की सम्मुख है। जब दक्षिण दिशा की सम्मुख है तो इसका मतलब यहाँ से हम चले तो यहाँ पर आ गए। तो ये कौन सी दिशा हो गई, तो आपको भी सर ये दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी होगी भाई, उत्तर पश्चिम दिशा इसका आंसर आ जाएगा। उत्तर पश्चिम दिशा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि 201 आएगा तो ये 225 अंश, लेकिन भाई 225 और 201 के अप्रॉक्स ही यहाँ पर बैठेगा। तो ये दिशा उत्तर पश्चिम ही आएगी, लगभग पॉइंट में आपका यहीं पर आएगा, उत्तर पश्चिम ही दिशा में। तो यहाँ से भाई घुमाएंगे दक्षिणावर्त, उत्तर पश्चिम से दक्षिणावर्त चलो। तो दक्षिणावर्त जब उत्तर पश्चिम से चलेंगे 201 अंश यानी कि 225 अंश लगभग में, तो यहीं पे आएंगे दक्षिण दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली से प्रत्येक आधे घंटे में बस टर्मिनल से एक बस निकलती है। कहाँ से निकलती है, टर्मिनल से एक बस निकलती है। और कह रहा है कि और एक समीक्षा लिपिक ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा भाई, 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है और अगली बस 9:25 पर जाएगी। तो समीक्षा लिपिक ने यात्री को यह जानकारी कब दी। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि एसएससी जीडी में इस बार जो है आपके 2024 में जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपके घड़ी वाले चैप्टर की यदि बात करें तो भाई क्वेश्चन जो है ना आ ही नहीं थे, क्योंकि इसमें बुक में आपके 2024 से संबंधित क्वेश्चन आपके इसमें दिए नहीं हैं सारे क्वेश्चन। इसीलिए इसमें इन्होंने जो चैप्टर का जो क्वेश्चन का लेवल है इसीलिए इन्होंने कम रखा है, क्योंकि बुक में जो आपके एसएससी जीडी में कैलेंडर है और आपका ये क्लॉक वाला जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आए थे 2024 में, तभी इन्होंने इसमें क्वेश्चन कम रखे हैं ऐसा लगता है। कोई नहीं, हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस, ठीक है। अब कह रहा है कि दिल्ली में आधे घंटे यानी कि कितने बस टर्मिनल से बस निकलती आधे घंटे में, यानी कि भाई आधे घंटे को क्या बोलते हैं, तो आपको अक्सर 30 मिनट, यानी कि प्रत्येक बस जो निकलती है वो 30 मिनट के में निकलती है। कब निकलती है, प्रत्येक बस जो है ना 30 मिनट में निकलती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई 30 मिनट में एक प्रत्येक बस निकलती है, यानी कि प्रत्येक बस आधे घंटे में निकलती है। और एक समीक्षा लिपिक ने यात्री को कहा है कि एक बस जो है यहाँ से 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस कब जाएगी भाई, कह रहा है कि अगली बस जो है ना वो 9:25 पर जाएगी। कब जाएगी भाई अगली बस, अगली बस कह रहा है कि 9:25 पर जाएगी भाई, 9:25 पर जाएगी, ठीक है भाई 9:25 पर जाएगी। अगली बस 9:25 पर जाएगी। अगर 9:25 पर जब बस आई है तो इससे पहले भी बस आई होगी भाई। 9:25 पर जब जो बस निकलेगी तो उससे पहले भी तो बस आई होगी। कब आई होगी, तो वो भी आपकी 9:25 पर ही अप्रोक्स आई होगी, यानी कि लगभग 30 मिनट पहले। जब अगली बस 9:25 पर जाएगी और इससे पहले जो एक बस है वो 30 मिनट पहले निकल चुकी है, क्योंकि प्रत्येक बस आपकी 30 मिनट पे निकल रही है। अब कह रहा है कि अगली बस 9:25 पर जाएगी, जो पिछली वाली जो बस निकल गई है वो 30 मिनट पहले ही निकल चुकी होगी। तो इससे यदि मैं 30 मिनट माइनस कर दूँ, यदि मैं इससे 30 मिनट का माइनस कर दूं तो हमें वो राइट टाइम निकल आएगा जो इससे पहले वाली बस निकल जा चुकी है। तो भाई इसको करेंगे भाई, घटाएंगे तो इसको घटाओ भाई,
25 से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 25 मिनट से 30 मिनट घटाएंगे भाई। कितना घटाना है? केवल हमें 30 मिनट घटाना है। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 8:55। कितना हो जाएगा भाई? 8:55। आपको सर ये कैसे घटाया? देखो यहाँ पे कितना समय दिया था? 9:25 पर अगली बस जाएगी और 30 घंटे के अंतराल में एक बस निकलती है। तो 30 घंटे पहले एक बस जा चुकी है। तो 30 घंटे जो पहले बस जा चुकी है, तो वो समय वो लगा होगा कि नहीं? तो ये 30 और 25 ये जुड़ जाएंगे भाई। 30 और ये 25 क्या हो जाएंगे भाई? जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 55। और ये 9 से 1 माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8:55। और आगे कह रहा है कि यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले ही निकली है। बस कब निकली है? 10 मिनट पहले। तो 10 मिनट पहले निकली है, तो ये जो सूचना दी है, तो 10 मिनट जब पहले जा चुकी है बस, उसके बाद ये सूचना मिली है। तो जब बस जा चुकी है तो भाई समय क्या करेगा? समय उसमें जुड़ेगा। तो ये समय कितना था भाई? 8:55। ये हमारा आंसर नहीं है, 8:55। और ये सूचना कब मिली थी? 10 मिनट पहले। जब 10 मिनट पहले मिली थी सूचना, तो इसका मतलब 10 मिनट बाद बस जा चुकी थी। तो 10 मिनट इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई 9:05। कितना हो जाएगा? 9:05। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई? 9:05। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आएगा भाई। 9:05 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि कह रहा है कि प्रत्येक बस आधे घंटे में टर्मिनल से निकलती है, तो 30 मिनट में बस निकलती है। और एक यात्री ने यह भी बताया कि बस 10 मिनट पहले निकली और अगली बस 9:25 पे जाएगी। भाई 10 मिनट पहले जा चुकी है बस और 9:25 पे जाएगी। तो भाई बस प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर निकलती है। जो पहली बस गई है, तो पहली बस का समय कितना है भाई? जो पहली बस गई है, तो जो पहले बस गई है उसका समय था 8:55। और जब ये सूचना मिली है तो भाई इस कह रहा था कि 10 मिनट पहले जा चुकी है। तो ये जो 8:55 वाली जो बस है, ये 10 मिनट पहले जा चुकी है। तो पहले जा चुकी है यानी कि आप क्या होगे? लेट। तो भाई 10 मिनट जब पहले जा चुकी, तो इसका मतलब है जो बस गई होगी वो कब गई होगी? 9:05 पर। तो समीक्षा लिपिक ने यात्री को ये जानकारी कब दी? 9:05 पर ये जानकारी मिली है। और क्योंकि बस जो है आपकी 10 मिनट पहले निकल चुकी थी, तो 10 मिनट पहले जब निकल चुकी थी, टोटल समय कितना हो जाएगा? 9:05। और 9:05 में यदि आप 10 मिनट माइनस कर दोगे तो 8:55 वही समय आ जाएगा जब यहाँ से बस रवाना हुई थी। क्लियर? चलिएगा, उम्मीद करते भी समझ में आ चुका होगा। और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको भाई कम समझ में आया होगा। भाई मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, क्योंकि भाई यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिए ही थे, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इस बुक में नहीं दिया गया है क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन ही कम थे। मुझे लगता है कि क्लॉक के लगभग ज़्यादा नहीं क्वेश्चन थे, बिल्कुल थोड़े ही क्वेश्चन इसमें क्लॉक के क्वेश्चन इन्होंने दिए ही नहीं है। क्लॉक के क्वेश्चन दिए ही नहीं है इसमें। लेकिन आप लोग चिंता बिल्कुल भी ना करें, जब हम आपकी अलग से क्लास लाएंगे ना, तो उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बिल्कुल जीरो से। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको कुछ ना कुछ तो समझ में ज़रूर आया होगा। यदि समझ में आया तो भी वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यदि नहीं किया है तो, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है भाई, और ये चैप्टर दोस्तों हमारा हो जाता है कंप्लीट आज से, और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा दोस्तों हमारा, जिसका नाम है भाई डाइस। क्या नाम है भाई? डाइस। तो भाई डाइस चैप्टर अगला हमारा स्टार्ट होगा, यानी कि जिसको कहते हैं भाई पासा। सबका भाई फेवरेट चैप्टर होगा, ये अच्छा चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई इस वाले चैप्टर से। तो भाई आप सभी लोग इस चैप्टर की तैयारी करके आएंगे। तो कल से हमारा एक नया सेशन स्टार्ट होगा, डाइस यानी कि पासा। तो पासा वाले चैप्टर को दोस्तों हम कल से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं भाई कैलेंडर और घड़ी में हमने आपको जितना सिखाया उतना तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। जितना आज मैंने सिखाया, कल की क्लास में सिखाया, उतना तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। लेकिन घड़ी और कैलेंडर का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था, वो बुक में ही दोस्तों कम दिया गया। जब भी बुक में कम दिया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई मैं बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। जब सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं अपनी तरफ से घड़ी और कैलेंडर वाले चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो अपनी ओर से भी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। एक एक टाइप, छोटे से छोटा टाइप, बड़े से बड़ा टाइप, मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी है, तो इसके लिए आप चिंता बिल्कुल ना करो। अभी एसएससी जीडी का एग्जाम तो होने वाला नहीं है, अभी तो वैकेंसी आएगी। तो जब वैकेंसी आएगी तो अभी आपको ये बुक कंप्लीट करवा देंगे। तब तक जब कंप्लीट हो जाएगी बुक, उसके बाद रीजनिंग के चैप्टर वाइज अपनी ओर से हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे। ठीक है, इसके लिए चिंता ना करो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, और कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया करो, ताकि आप लोग वहाँ से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकेंगे। चलिएगा भाई, सभी को धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, टेक केयर।